लावण्या राठौर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। शुरुआत में मैं भी बहुत हैरान थी, लेकिन मैं लंबे समय से इसका निरीक्षण कर रही हूँ और मुझे लगता है कि इस आर्मामेंट फनेस अस्त्र भट्टी के साथ जो हो रहा है वह बहुत ही असामान्य है। उसने जमीन पर पड़ी राख के ढेर की ओर इशारा किया। वहां देखो, जमीन पर ये राख, इनमें से कुछ अभी भी चमक रही हैं। ये दर्शाता है कि ये 3000 साल पहले पीछे नहीं छोड़ी गई थी बल्कि हाल ही के समय की हैं। इसके अलावा इस कमरे में प्रोफाउंड ची आध्यात्मिक ऊर्जा इस आर्मामेंट फनेस को अपने केंद्र के रूप में मानकर परिक्रमा कर रही है। आमतौर पर ऐसा केवल तभी होता है जब परिष्कृत करने की प्रक्रिया के दौरान भट्टी में प्रोफाउंड ची मौजूद हो। डॉट 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 3000 साल पुराना रहस्य। लीमोइन की आंखों में आश्चर्य की एक चमक कौंध गई। तुम्हारा मतलब है, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो कि इस भट्टी में अभी भी कुछ है? भले ही पर्याप्त प्रोफाउंड ची के साथ एक डेविएंट फ्लेम, देवीय विचलित लौ मौजूद हो, 1000 साल तक जलना संभव है। लेकिन अगर तुमने जो कहा वह सच है, तो भट्टी में ऐसा कुछ है जो 3000 साल पहले से है। वह जो कहना चाहता था उसे जारी नहीं रख सका क्योंकि यह बहुत ही बेतुका लग रहा था। इसने हर तर्क को धता बता दिया था। लावण्या राठौर ने उसे उत्तर दिया, बिल्कुल सही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस भट्टी में मौजूद अस्त्र को 3000 वर्षों से लगातार परिष्कृत किया जा रहा है। लीमोइन की नज़र इस जर्जर और खस्ताहाल आर्मामेंट फनेस पर टिक गई। उसके शब्द सुनने के बाद वह भी अपने भीतर के उत्साह और झटके को छिपा नहीं पाया। एक अस्त्र जिसे 3000 साल पहले इस आर्मामेंट फनेस में सील कर दिया गया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि इस मास्टर यूटियान, जो 9वें दर्जे के आर्मामेंट मास्टर अस्त्र निर्माता थे, ने विशेष रूप से एक ऐसे अस्त्र को परिष्कृत करने के लिए इस तरह की जटिल फोर्जिंग विधि का उपयोग किया था जो कि सामान्य के अलावा कुछ भी हो सकता था, अर्थात वह एक अद्वितीय और असाधारण खजाना था। इसके अलावा यह न जानते हुए कि मास्टर यूटियान को क्या हुआ, आधे रास्ते में परिष्कृत करने के बाद वह चले गए और आर्मामेंट फनेस के अंदर जो कुछ भी है वह 3000 वर्षों से वहीं है। एक अस्त्र आर्मामेंट फनेस में जितना अधिक समय तक रहता है, उसकी उतनी ही अधिक अशुद्धियां दूर होती हैं और उसकी गुणवत्ता उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। एक अस्त्र जिसे 3000 साल तक परिष्कृत किए जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, वह बेहद दुर्लभ था। अपने अतीत में लावण्या राठौर को 9वें दर्जे का अस्त्र परिष्कृत करने में 3 साल लगे थे। यह अस्त्र तो 3000 सालों से इस भट्टी में था। यदि इस अस्त्र को सफलतापूर्वक ढाला गया हो तो ये कितना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि लीमोइन का दिल भी यह जानने के लिए तरस रहा था। डॉट 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 खजाने की लालसा या जान की परवाह। वह उसकी ओर मुड़ा और पूछा, तो तुम्हारा इरादा इस आर्मामेंट फनेस को खोलने और उसे निकालने का है? लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया, बेशक। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस आर्मामेंट फनेस को अपने साथ ले जा सकें। इसके निचले हिस्से को देखो, क्या तुम उन 3 यंत्रों को देख सकते हो? ये आर्मामेंट फनेस को फटने की स्थिति में हिलने से रोकने के लिए है। यदि डेविएंट फ्लेम नहीं बुझती है और ढक्कन नहीं हटाया जाता है तो इस आर्मामेंट फनेस को कभी नहीं हिलाया जा सकता है। लीमोइंग ने अपनी बाहें सिकोड़ीं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें ऐसा करना है? क्या इसे यहीं खोलना बहुत जल्दबाजी नहीं है? तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो? यदि भट्टी में अस्त्र पहले ही कबाड़ हो चुका है या यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, तो चाहे जो भी हो, तुम्हारी जान पैसों और खजाने से अधिक महत्वपूर्ण है। यदि इस भट्टी को साथ ले जाने का कोई तरीका नहीं है तो बस अगली बार तक इंतजार करो जब तुम इसे खोलने के लिए सभी आवश्यक चीज़ें तैयार कर लो। मैं तुम्हें तब यहाँ वापस ले आऊँगा। डॉट 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 एक शरारती चुनौती और लीमोइंग का जवाब। लावण्या राठौर ने पलकें झपकाईं और वह अचानक हंस पड़ी। तुम सच में एक मज़ेदार इंसान हो। आमतौर पर जब लोग अपनी आंखों के सामने कोई ऐसा खजाना देखते हैं तो क्या वे नहीं चाहेंगे कि मैं इसे जल्दी से निकाल लूँ, और यहाँ तक कि जब मैं इसे खोलूं तो कोई घटिया चाल चलें और खजाना अपने लिए रख लें। लीमोइंग ने अपने भाव बदले बिना अपनी बाहें उठाईं और अपनी बाहों के एक त्वरित घेरे के साथ उसके हाथ उसकी पतली कमर के चारों ओर लिपट गए। छोटी चीज़, क्या तुम मुझे बता रही हो कि मुझे अभी मिले मौके को लपक लेना चाहिए और बेईमानी के तरीकों से खजाने को हथियाने की योजना बनानी चाहिए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे ये सब नहीं आता? असल में तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए था कि मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो क्या तुम ऐसा करोगे? लावण्या राठौर ने अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से बेहद मासूम भाव के साथ उसे देखा। लीमोइंग की बाहें कस गईं और उसने इस छोटी लोमड़ी को घूरा जिसे उसका विरोध करने में महारत हासिल थी। हाँ, बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। मैं तुम्हारे भट्टी खोलने का इंतज़ार करूँगा और तुम्हें तब तक चूमूंगा जब तक कि तुम अपने सारे होश न खो बैठो। फिर मैं इंसान और अस्त्र दोनों को वापस ले जाऊँगा। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें अपना बिस्तर गर्म करने के लिए वापस ले जाऊँगा। तुम्हारा क्या ख्याल है?
उसने अपना सिर झुकाया और उसके गोरे गाल के बहुत करीब आ गया, जैसे वह उसे चूमने ही वाला हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो, मुझे इसी पल छोड़ो, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। लावण्या राठौर ने घबराहट में उसे धक्का देकर दूर कर दिया। सौभाग्य से ली मोइंग ने भी पहचान लिया कि यह अंतरंग होने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं थी और उसने आगे कोई जिद नहीं की और उसे छोड़ दिया। डॉट 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 ली मोइंग की आहत भावनाएं और लावण्या का टेस्ट। अगर तुम इस आर्मामेंट फनेस अस्त्र भट्टी को खोलना चाहती हो तो बस आगे बढ़ो। हर कोई अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है, हमें जल्दी वापस जाना है। ली मोइंग ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज का लहजा बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि उसके दिल में एक असहज भावना थी। ये छोटी लोमड़ी, हालांकि उसने घुमा फिरा कर बात की थी लेकिन वह भी कोई बेवकूफ़ नहीं था। सुनते ही वह तुरंत समझ गया था। वह अभी भी चिंतित थी कि जब वह भट्टी खोलेगी तो वह कोई चाल चलेगा, इसीलिए उसने उसे परखने के लिए ये सब कहा था। हालांकि उसने खुद को कोई अच्छा इंसान नहीं माना था, लेकिन उसे अपनी प्रिय महिला से चीज़ें छीनने का ये शौक नहीं था। जिस पल वह उस महिला के प्यार में पड़ गया था, वह पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो गया था और उसे कुछ भी दिया जा सकता था। वह निश्चित रूप से उस तरह का कचरा नहीं था जो केवल मीठी बातों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वे ऐसी स्थिति या खतरे का सामना करते हैं तो वे तुरंत बदल जाते हैं। वह ये भी जानता था कि वे मुश्किल से 1 महीने से एक दूसरे को जानते थे और हर बार उसे अस्वीकार करने में उसका रवैया बहुत स्पष्ट था। उनका एक साथ बिताया गया समय बहुत लंबा नहीं था, इसलिए विश्वास की कमी भी बहुत सामान्य थी। अगर वे एक साथ अधिक समय बिता सकें और एक साथ अधिक चीज़ों का अनुभव कर सकें तो एक दूसरे पर उनका विश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। भले ही ऐसा हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी छोटी लोमड़ी को ऐसा कहते हुए सुनकर उसे अभी भी थोड़ी चोट पहुंची थी। डॉट 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 अपराधबोध और पिछले जीवन की यादें। जब उसने उसकी आवाज़ का लहजा सुना तो उसे भी पता चल गया कि वह बहुत खुश नहीं था और उसके भीतर से अपराधबोध की भावना रेंगने लगी। लेकिन बहुत जल्द ही उसे खुद के अपराधबोध महसूस करने पर अविश्वास हुआ। इसका कोई मतलब ही नहीं था। एक दूसरे को केवल 1 महीने से जानना और एक ऐसे अनमोल खजाने को खोजने का सौभाग्य प्राप्त होना जिसका हर साधक सपना देखता था। इस आर्मामेंट फनेस के अंदर जो कुछ भी था वह संभवतः कुछ ऐसा था जो 9वें दर्जे का या उससे भी ऊंचा था। भले ही वह अपने पिछले जीवन के शिखर पर थी, फिर भी वह इस तरह के अस्त्र को परिष्कृत नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में क्या किसी गुप्त हमले को लेकर चिंतित होना सामान्य नहीं था। जैसा कि कहावत है, कोई व्यक्ति किसी इंसान को उसके वास्तविक स्वभाव को समझे बिना लंबे समय तक जान सकता है। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसे कई मामले देखे थे। कई जोड़े जो गहरे प्यार में थे और करीबी दोस्त थे, फिर भी सिर्फ एक अद्वितीय कलाकृति की खातिर उन्होंने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया और कट्टर दुश्मन बन गए। तो उनके लिए क्या ही कहा जाए जो अभी अभी मिले थे और मुश्किल से एक दूसरे से परिचित थे। डॉट 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 भट्टी खोलने की तैयारी और ली मोइंग की चिंता। लावण्या राठौर ने बढ़ रहे अपराधबोध को दबाने की पूरी कोशिश की और अपना सिर घुमा लिया। वह मम्मा, मैं पहले ही भट्टी खोलने जा रही हूँ। बेहतर होगा कि तुम थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ क्योंकि मुझे नहीं पता कि बाद में कोई दुर्घटना हो सकती है या नहीं। अगर मैं कोई छोटी सी गलती कर दूं और यह फट जाए तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसकी बातें सुनकर ली मोइंग न केवल पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके करीब आकर चिपक गया। अगर यह इतना खतरनाक है तो क्या तुम्हें सच में इसे खोलना ही होगा? उसका लहजा थोड़ा चिंतित लग रहा था। लावण्या राठौर ने लापरवाही से उत्तर दिया, कोई समस्या नहीं है, मैं ऐसी भट्टियों की संरचना से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। इस पर मेरी 99% पकड़ है। मैं बस एहतियात के तौर पर ऐसा कह रही हूँ। इसके फटने की वह बहुत ही छोटी सी संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए अधिक सावधान रहना अच्छा है। ली मोइंग अब और कुछ नहीं बोला, नहीं वह पीछे हटा, बल्कि वह बस उसे ध्यान से देखता रहा। लावण्या राठौर ने उसे एक अजीब सी नज़र से देखा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और पीछे हटो, मैं सच में अब भट्टी खोलने जा रही हूँ। ली मोइंग ने ठंडेपन से ताना मारा, तो तुम भी जानती हो कि अगर कुछ हो गया, जैसी कोई चीज़ होती है, अगर तुम्हें इस भट्टी को खोलना ही है तो बस आगे बढ़ो और इसे खोलो, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहीं रहूंगा। अगर कुछ हो गया तो अपनी इस दयनीय साधना के स्तर के साथ तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ भाग सकोगी? अंत में क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा? हालांकि उसने जो कहा वह बेहद अशिष्ट और अहंकारी था और उसने इसे ऐसा भी बना दिया जैसे वह उसकी साधना के निम्न स्तर से घृणा करता हो। हालांकि गहराई में लावण्या राठौर जानती थी कि वह स्पष्ट रूप से उसके लिए चिंतित था। तुरंत ही उसे अभी अभी अपने परखने वाले कार्यों के लिए बेहद पछतावा महसूस हुआ। ठीक है फिर, जब तक भट्टी फट नहीं जाती, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, तुम मुझे नहीं रोकोगे। ली मोइंग ने सहमति में अपना सिर हिलाया। डॉट 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 भट्टी के रहस्य और मास्टर यू तियान की पहेली।
जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, वह मुड़ी और अपने सामने मौजूद आर्मामेंट फनेस अस्त्र भट्टी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया। उसकी स्थिति बहुत सटीक थी। भट्टी ठीक 3 फीट और 3 इंच की दूरी पर थी, न 1 इंच ज्यादा न 1 इंच कम। पूरे ध्यान के साथ उसने सावधानीपूर्वक उन रेखाओं का अध्ययन किया जो भट्टी के साथ साथ चल रही थीं, जबकि उसका दिमाग एक बेतुकी गति से गणना कर रहा था। 9वें दर्जे की आर्मामेंट फनेस, जो कि अपने आप में एक खजाना थी, उसे परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए, और इस तथ्य को जोड़ते हुए कि वह इसकी मालकिन नहीं थी, इसे खोलना बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक भी होने वाला था। भट्टी को खोलने का यंत्र भट्टी की दीवार पर ही छिपा होना चाहिए था। वहाँ 81 अलग अलग स्थानों का एक जटिल नेटवर्क था। हालांकि उनमें से केवल 3 ही सही थे और यदि कोई गलत चुना गया तो भट्टी फट जाएगी। केवल इतना ही नहीं, ये मास्टर यू तियान एक व्यूह रचनाकार भी थे। उन्होंने इस आर्मामेंट फनेस पर, जिसे उन्होंने बनाया था, कई व्यूह उकेरे थे ताकि लॉ को मजबूत किया जा सके और साथ ही परिष्कृत किए जा रहे उत्पाद को बढ़ाया जा सके। इन व्यू पैटर्न ने लावण्या राठौर के काम का बोझ और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि उसे इन प्रभावों को प्रभावहीन करने और व्यू को दूर करने के लिए इन्हें अपनी गणनाओं में शामिल करना था ताकि उसके निर्णय पर कोई असर न पड़े। यह एक बेहद कठिन और थका देने वाली प्रक्रिया थी। इसके लिए न केवल अस्त्र निर्माण और व्यूह में उसकी गहरी समझ की आवश्यकता थी, बल्कि इसमें बड़ी मात्रा में मानसिक शक्ति भी खर्च होती थी। यदि उसके पास ये नहीं होते तो वह प्रक्रिया के बीच में ही बेहोश होकर गिर सकती थी। उद्धरण ट्रू फीनिक्स फ्लेम का आह्वान और लपटों का संघर्ष। लावण्या राठौर बहुत लंबे समय तक गतिहीन खड़ी रही, मानो वह पत्थर बन गई हो। अचानक उसकी आकृति चमकी जब उसने अपनी उंगलियां झटकाईं और उसकी उंगलियों के पो पर एक छोटी सी लौ दिखाई दी। ये लौ बहुत छोटी थी, लेकिन यह मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, क्योंकि यह शानदार ढंग से जल रही थी, लेकिन इसकी चमक से आंखों को चोट नहीं पहुंच रही थी। इसकी गर्मी तीव्र थी और दूर से भी इसके झुलसाने वाले उच्च तापमान को महसूस किया जा सकता था। यह ट्रू फीनिक्स फ्लेम सच्ची फीनिक्स ज्वाला थी जिसे उसने अपने शरीर में परिष्कृत किया था। प्रत्येक डेविएंट फ्लेम देवीय विचलित लौ के अपने अपने नखरे होते थे और उन्हें नियंत्रित करना कठिन होता था, विशेष रूप से उन प्रकारों के लिए जो वर्तमान में भट्टी में थे, जिनमें अभी भी चेतना का एक अंश था जिसे मास्टर यू तियान पीछे छोड़ गए थे। उसने विशेष रूप से ट्रू फीनिक्स फ्लेम को बाहर निकाला था, क्योंकि सभी डेविएंट फ्लेम के बीच यह उन सभी की अधिपति थी। जिस क्षण ट्रू फीनिक्स फ्लेम प्रकट हुई, भट्टी के भीतर की डेविएंट फ्लेम ने तुरंत एक खतरा महसूस किया और बेतहाशा लहरने लगी। हालांकि डेविएंट फ्लेम के अधिपति के सामने इसने एक दमनकारी दबाव छोड़ा। बहुत जल्दी आर्मामेंट फनेस के अंदर की डेविएंट फ्लेम कमजोर और कमजोर होती गई। अंततः यह एक छोटी सी लौ में सिकुड़ गई। लावण्या राठौर की उंगलियां मानो कुशलता से नाच रही थीं। ट्रू फीनिक्स फ्लेम की चमक उधार लेते हुए उसने हवा में एक के बाद एक व्यूह के पैटर्न बनाए। ये व्यू पैटर्न जीवित प्रतीत होते थे, क्योंकि वे शानदार ढंग से जगमगा उठे और भट्टी की ओर उड़ते हुए चमके। हर बार जब कोई व्यू पैटर्न आर्मामेंट फनेस को छूता तो पूरी आर्मामेंट फनेस कांप उठती और एक दबी हुई आवाज निकालती। लावण्या राठौर की हरकतें बहुत तेज और सटीक थीं। पलक झपकते ही उसने 12 जटिल व्यू पैटर्न पूरे कर लिए थे। हर बार जब वह एक पैटर्न पूरा करती तो वह आर्मामेंट फनेस अस्त्र भट्टी के चारों ओर एक निश्चित कोण पर दक्षिणावर्त दिशा में घूमती। जहां उसका पैर पड़ता वह स्थिति बेहद सटीक थी, जबकि उसके हाथ लगातार हवा में नाच रहे थे। शुरू करने से पहले लिमोइंग घबराहट में उसके बगल में खड़ा था और किसी भी पल अपनी छोटी लोमड़ी को बचाने के लिए तैयार था। हालांकि जब उसने शुरुआत की तो वह उसे हक्के बक्के होकर देखने लगा। हालांकि वह कोई व्यूह रचनाकार नहीं था, फिर भी लिमोइंग एक बेहद प्रतिभाशाली जीनियस था। न केवल उसका साधना का स्तर उत्कृष्ट था, बल्कि उसका ज्ञान भी असाधारण था। स्वाभाविक रूप से उसे व्यू की कुछ समझ भी थी। वह अन्य व्यू रचनाकारों को भी जानता था, जिनमें से एक मुरोंगनी के मास्टर थे, जो 8वीं श्रेणी के एक अत्यधिक प्रशंसित और प्रसिद्ध व्यू रचनाकार थे, जिन्हें जीनियस लोगों के बीच भी जीनियस माना जाता था। हालांकि उसने कभी भी किसी को इस तरह से व्यू पैटर्न बनाते हुए नहीं देखा था जैसा कि लावण्या राठौर अभी कर रही थी। बिना किसी एरे बोर्ड या किसी एरे ड्राइंग्स की आवश्यकता के, और सबसे चौंकाने वाली बात, बिना सोचे और गणना करने का समय लिए। आमतौर पर जब कोई व्यू रचनाकार व्यू पैटर्न का निर्माण करता है तो बहुत तैयारी की आवश्यकता होती है। उनमें से हर कोई विभिन्न कीमती सामग्री तैयार करता था और सावधानी के साथ आगे बढ़ता था, क्योंकि वे गहरी सोच में रहते हुए धीरे धीरे और बारीकी से व्यू पैटर्न बनाते थे, अन्यथा व्यू बेकार हो सकता था। लेकिन यहाँ उसकी छोटी लोमड़ी, उसने सीधे तौर पर एक डेविएंट फ्लेम देवीय विचलित लौ का उपयोग किया और अपनी तरल हरकतों के साथ हवा में व्यू पैटर्न बनाए।
न केवल घबराहट का कोई नामो निशान था, बल्कि सब कुछ सटीकता और आत्मविश्वास के साथ किया गया था। उसकी चालें सुशोभित, सुरुचिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण थीं। ये बस एक अनोखे नृत्य की तरह था जिसमें एक अवर्णनीय सुंदरता थी। डॉट 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 खतरे की घंटी और भट्टी का क्रोध। लिमोइंग अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाया क्योंकि वह हर हरकत को आकर्षण के साथ देख रहा था। समय बीतता गया। लावण्या राठौर द्वारा अधिक से अधिक व्यूह पैटर्न बनाने के बाद हर बार आर्मामेंट फनेस का कांपना भी और अधिक हिंसक हो गया और भीतर से काले धुएं का एक गुबार बाहर निकला। अंततः यह जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज़ करते हुए हिंसक रूप से हिलने लगी। यदि जमीन पर इसके हिलने डुलने को रोकने के लिए 3 यंत्र न होते तो ये सीधे बाहर उछल सकती थी। लावण्या राठौर के भाव गंभीर थे और उसकी उंगलियां और तेज चलने लगीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी क्योंकि उसका चेहरा लाल होने लगा था। लिमोइंग और भी अधिक सावधान हो गया क्योंकि उसने अपना 120% ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया था। वह जानता था कि भट्टी के खुलने का समय लगभग आ गया था। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था और इन सब में सबसे खतरनाक पल था। लावण्या राठौर की मानसिक दृढ़ता स्पष्ट रूप से थोड़ी अपर्याप्त थी और इसका समर्थन करना कठिन हो गया था। हालांकि उसका हर एक कदम बिना किसी गलती के अभी भी अचूक था। जब ली मोइंग ने ऐसा दृढ़ विश्वास देखा तो उसके मन में उसके लिए और भी अधिक प्रशंसा जाग उठी। अंतिम क्षण में यदि कोई छोटी सी भी त्रुटि हुई तो न केवल सारी मेहनत बेकार हो जाएगी बल्कि पूरी आर्मामेंट फनेस तुरंत फट जाएगी। अभी पूरी आर्मामेंट फनेस कितनी हिंसक रूप से हिल रही थी, ये देखकर कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता था कि विस्फोट की तीव्रता किस प्रकार की होगी। लिमोइंग ने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की और किसी भी पल आगे बढ़ने के लिए तैयार था। डॉट 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 अंतिम प्रहार और भट्टी का खुलना। इसी बिंदु पर लावण्या राठौर ने अपना व्यू बनाना पूरा कर लिया था। उसने अपनी उंगलियों को करीब किया और एक तेज सीटी की आवाज़ गूंज उठी। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह खुल जा। डॉट डॉट उद्धरण ट्रू फीनिक्स फ्लेम। सच्ची फीनिक्स ज्वाला ने तुरंत पूरी आर्मामेंट फनेस को घेर लिया क्योंकि यह शानदार ढंग से जलने लगी और सभी व्यूह पैटर्न चमकने लगे क्योंकि वे जुड़ने और लिंक होने लगे थे। पूरी आर्मामेंट फनेस बेतहाशा कांपने लगी, मानो इसके भीतर कुछ ऐसा था जो ट्रू फीनिक्स फ्लेम से बचने की सख्त कोशिश कर रहा था। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह धमाका। एक दबी हुई आवाज़ के बाद पूरी आर्मामेंट फनेस ने अचानक हिलना बंद कर दिया। इसके बाद ढक्कन थोड़ा हिला और एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा और बैंगनी धुआं बाहर निकलने लगा। जब तक पूरा ढक्कन बाहर आया तब तक अधिकांश बैंगनी धुआं भी तितर-बितर हो चुका था और लावण्या राठौर ने एक कदम आगे बढ़ाया। जल्दी करो, चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। वाह, ये तो भारी है। वह चिल्लाए और अपना हाथ अंदर डालकर एक बैंगनी तलवार बाहर निकाली। ये बैंगनी तलवार किसी अज्ञात सामग्री से बनी थी और पूरी तलवार एक हल्की बैंगनी चमक से ढकी हुई थी। इसका आकार सरल और सुरुचिपूर्ण था और ब्लेड के निचले हिस्से पर एक सुनहरे रंग का बिजली का निशान उकेरा गया था। हालांकि यह एक साधारण तलवार से थोड़ी लंबी थी और बहुत अधिक मोटी भी थी। ब्लेड बिल्कुल भी तेज नहीं था, इसका किनारा भोथरा था। डॉट 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 एक बिना धार वाली तलवार और उसका रहस्य। यह एक बिना धार वाली तलवार है, लिमोइंग ने हौंफते हुए कहा। लावण्या राठौर ने उत्तर दिया, यह न केवल एक बिना धार वाली तलवार है बल्कि यह थंडर तत्व की एक भारी तलवार है। डॉट डॉट उद्धरण सोरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट में तलवार सबसे अधिक देखा जाने वाला हथियार था और यह अधिकांश साधकों का चुना हुआ हथियार था। वहाँ तलवारों की भी असंख्य किस्में मौजूद थीं। ब्लेड की लंबाई के अनुसार इसे छोटी तलवारों, लंबी तलवारों और विशाल तलवारों में विभाजित किया गया था। उनमें अलग अलग स्तर की कठोरता के साथ साथ आकार भी था, जिसे आगे सीधी तलवार, घुमावदार तलवार, अर्धचंद्राकार तलवार या यहाँ तक कि सांप की तलवार में वर्गीकृत किया जा सकता था। उन्हें वजन के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता था, जैसे कि चौड़ी तलवार। इसके अलावा हमले के विभिन्न तरीकों के कारण एक बिना धार वाली तलवार और तेज किनारों वाली तलवार के बीच कई अलग अलग फायदे भी थे। धार वाली नियमित तलवारें आमतौर पर हल्की, पतली, लचीली और तेज होती हैं। एक असली अच्छी तलवार वह होगी जो सोने को काट सके और जेड को तोड़ सके। लड़ते समय ये दुश्मन पर वार करने और हमला करने के लिए किनारे के तीखेपन पर निर्भर करती है। बिना धार वाली तलवार इसके बिल्कुल विपरीत है, जहां इसे अक्सर एक भारी तलवार के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार की तलवारों के लिए यदि इसमें कोई प्रोफाउंड ची आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं डाली गई हो तो इसमें कोई घातकता बिल्कुल नहीं होती। डॉट 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 शक्तिशाली साधकों की पहचान। हालांकि बिना धार वाली तलवारों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां अधिक दुर्लभ थीं क्योंकि यह साधक की प्रोफाउंड ची को अवशोषित कर सकती थी। केवल इतना ही नहीं, यह अपने हमले में सहायता करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की प्रोफाउंड ची को भी अवशोषित कर सकती थी।
इसलिए एक शक्तिशाली साधक के हाथों में इसकी भयानक क्षमता को उजागर किया जा सकता था और यह स्वर्ग और पृथ्वी पर कहर बरपा सकती थी। ये भी कहा जा सकता है कि तेज किनारों वाली तलवारें औसत व्यक्ति और निचले स्तर के साधकों की पसंदीदा पसंद हैं, जबकि बिना धार वाली तलवार वास्तव में शक्तिशाली साधकों की चुनी हुई तलवार होती है, क्योंकि यह उनका साथ देती है और उन्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। उन्हें ढालने के संदर्भ में बिना धार वाली तलवारें एक बड़ी बाधा हैं और यह कहा जा सकता है कि यह आर्मामेंट मास्टर्स अस्त्र निर्माताओं के लिए एक परीक्षा थी। लगभग सभी बिना धार वाली तलवारें केवल उन आर्मामेंट मास्टर्स द्वारा बनाई गई थीं जो कम से कम छठे दर्जे के थे। केवल इतना ही नहीं, लड़ाई के दौरान इसमें डाली गई तीव्र प्रोफाउंड चीख का सामना करने में सक्षम होने के लिए सभी सामग्रियों को कम से कम छठे दर्जे का होना आवश्यक था। अस्वीकार और आत्मचेतना। लावण्या राठौर के हाथों में मौजूद बिना धार वाली तलवार उत्कृष्ट थी। इसे सिर्फ अपने हाथों में पकड़कर वह इसके द्वारा दिए जा रहे दमनकारी दबाव को महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अद्वितीय उस्ताद उसके सामने खड़ा हो और यह उस पर भारी पड़ रहा था। वह इसे पकड़ने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। ठीक इसी क्षण उसका हाथ कांप गया और लंबी तलवार जमीन की ओर गिर पड़ी। ली मोइंग ने इसे पकड़ने के लिए तुरंत अपना हाथ बढ़ाया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उसने स्नेहपूर्वक पूछा और इसे उसके पास लाया। हालांकि लावण्या राठौर ने इसे लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ये तलवार मुझे अस्वीकार कर रही है। मैंने इसे गलती से नहीं गिराया, बल्कि यह मुझसे दूर होने की कोशिश करती रही। ऐसा लगता है इसे मैं पसंद नहीं हूँ। ली मोइंग चौंक गया और उसने अपने हाथों में मौजूद तलवार की ओर नीचे देखा। तलवार उसके हाथों में आज्ञाकारी बनी रही और ऐसा कुछ भी नहीं था जो अपनी जगह से बाहर लग रहा हो। उसने फिर अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से उससे पूछा, क्या तुम ये कह रही हो कि इस तलवार में आत्मचेतना है? लेकिन अगर ऐसा है तो मैं इसे महसूस क्यों नहीं कर सकता? लावण्या राठौर मुस्कुराए और बोली, बेशक यह एक हाफ डिवाइन रेलिक अर्ध दिव्य अस्त्र है। स्वाभाविक रूप से इसकी अपनी चेतना है। इसके अलावा इसकी अपनी आत्मा भी होनी चाहिए। वे शब्द सुनकर ली मोइंग के हाथ कांप उठे और तलवार लगभग उसके हाथों से जमीन पर गिर ही गई। तुमने कहा यह एक हाफ डिवाइन रेलिक अर्ध दिव्य अस्त्र है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि ली मोइंग हैरान था। जब से महान 9वें दर्जे की आर्मामेंट ग्रैंड मास्टर लावण्या राठौर की मृत्यु हुई थी, तब से किसी भी 9वें दर्जे के अस्त्र को परिष्कृत किए हुए कई दशक बीत चुके थे। भले ही वह एक असाधारण प्रतिभा था, एक 9वें दर्जे का अस्त्र प्राप्त करने का एकमात्र तरीका उन 9वें दर्जे के जादुई जानवरों से उसे छीनना था। उसके वर्तमान स्तर पर यह स्पष्ट रूप से असंभव था। यही कारण था कि ली मोइंग ने कभी कोई 9वें दर्जे का अस्त्र नहीं देखा था। एक हाफ डिवाइन रेलिक की तो बात ही छोड़ दें। जिस तरह से इस तलवार को भट्टी से निकाला गया था, उसे देखते हुए ये निश्चित रूप से कुछ असाधारण था। हालांकि ली मोइंग ने कभी इसके हाफ डिवाइन रेलिक होने की उम्मीद नहीं की थी। लावण्या राठौर ने सहमति में अपना सिर हिलाया। एक भूला हुआ रहस्य और लावण्या का ज्ञान। वास्तव में इसका जो दिमाग चकरा देने वाला प्रभाव उस पर पड़ा था, वह ली मोइंग से कम नहीं था। जब उसने आमतौर पर शांत रहने वाले ली मोइंग को हक्का बक्का भाव दिखाते हुए देखा तो उसे पल भर के लिए खुशी महसूस हुई। हर बार यह आदमी उसे अवाक कर देता था। आखिरकार अब उसे भी हक्के बक्के होने का स्वाद चखाने की उसकी बारी थी। ये सोचकर वह आत्मसंतुष्टि की एक झलक महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह संभवतः इस महान भूमि में एकमात्र ऐसी थी जो हाफ डिवाइन रेलिक के आर्मामेंट मास्टर को पहचान सकती थी। ये सब गॉड रेलिक दिव्य अस्त्र स्काई फीनिक्स रिंग के स्वामित्व के कारण था। अपने पिछले जीवन में स्काई फीनिक्स रिंग को पुनर्स्थापित करने के लिए लावण्या राठौर ने अनगिनत अस्त्रशास्त्रों का अध्ययन किया था। इसलिए 9वें दर्जे के अस्त्रों से संबंधित किसी भी मामले में निश्चित रूप से कोई भी उसके ज्ञान और समझ को हरा नहीं सकता था। उस वर्ष एक प्राचीन पुस्तक में उसने पाया था कि हजारों साल पहले सोरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट में आर्मामेंट मास्टर्स हाफ डिवाइन रेलिक्स को परिष्कृत करने में सक्षम थे। एकमात्र समस्या ये थी कि इसका ब्लूप्रिंट अब मौजूद नहीं था। हर हाफ डिवाइन रेलिक को परिष्कृत होने में बहुत लंबा समय लगता है, जो कुछ 100 वर्षों से लेकर कुछ हजार वर्षों तक का होता है, और प्रत्येक को भौतिक रूप देने और अपनी चेतना को पोषित करने से पहले भस्म होने के लिए धधकती आग की आवश्यकता होती है। सभी सुरागों पर विचार करते हुए उसने भट्टी खोलने से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अंदर का अस्त्र संभवतः एक हाफ डिवाइन रेलिक था। वहीं डटे रहने और मौके पर ही भट्टी खोलने की उसकी जिद का कारण ये था कि अगर अन्य लोग गुफा में घुस जाते तो आंख मूंद कर भट्टी खोलने से विस्फोट हो जाता, जिससे हाफ डिवाइन रेलिक हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। उसके जैसे प्रतिभाशाली आर्मामेंट मास्टर के लिए ऐसा बर्बादी भरा व्यवहार अस्वीकार्य था। एक जादुई जुड़ाव और एक अप्रत्याशित दुर्घटना।
लिमोइंग धीरे धीरे अपने होश में आने से पहले पल भर के लिए अवाक खड़ा रहा। वह तलवार के खुरदरे बाहरी हिस्से को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। सरल और बिना सजावट वाले नसों के पैटर्न ने एक हल्की बैंगनी चमक का संकेत दिया, जिससे उसे परिचित होने और आराम का एहसास हुआ। चूंकि वह थंडर तत्व का साधक था, ये तलवार और वह एक दूसरे के लिए बिल्कुल सटीक थे। ये तलवार चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, उसके हाथों में यह एक पंख जितनी हल्की थी। जैसे ही उसकी उंगली तलवार की धार को महसूस कर रही थी, अचानक तलवार से एक चकाचौंध करने वाली बैंगनी रोशनी निकली। वह समय रहते पीछे नहीं हट सका और उसे अपनी उंगली में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी उंगलियों के पों से खून की एक बूंद खिसक कर तलवार के ब्लेड पर टपक पड़ी। ताज़ा खून तलवार के ब्लेड के नसों वाले पैटर्न में रिस गया। उसी समय लिमोइंग की बांह के पिछले हिस्से पर बिजली के आकार का एक टैटू उभर आया। उद्धरण चिन्ह। आहा, मेरी तलवार। ये घटना बिना किसी चेतावनी के हुई और जब तक बैंगनी रोशनी धीमी हुई, लावण्या राठौर ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और आगे की ओर झपटी। लिमोइंग, तुमने कहा था कि तुम मेरी चीज़ें नहीं छीनोगे, लेकिन अब तुमने इस हाफ डिवाइन रेलिक को तुम्हें अपने मालिक के रूप में स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया है। लावण्या राठौर पूरी तरह से असहज और परेशान थी। लिमोइंग की बांह पकड़कर वह अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे जोर से काटना चाहती थी। लिमोइंग भी हक्का बक्का था। जब वह आखिरकार अपने होश में आया तो उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया था, फिर भी बिना किसी कारण के तलवार से एक बैंगनी बिजली निकली, जिससे उसकी उंगली से खून बहने लगा और बेतुके ढंग से उसे तलवार के मालिक के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। उत्तेजित मत हो, मेरी बात सुनो। तुम झूठे हो, गद्दार हो, दुष्ट हो। लावण्या राठौर ने न तो उसकी बात सुनने और न ही उसकी माफ़ी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हंसी और आंसुओं के बीच लिमोइंग को थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। भले ही उसे नहीं पता था कि क्या हुआ था, सच्चाई ये थी कि उसने लावण्या राठौर से वादा किया था कि वह अस्त्र नहीं हथियाएगा, और अब उसने सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया था। एक हाफ डिवाइन रेलिक, अर्ध दिव्य अस्त्र। यहाँ तक कि अनमोल शब्द भी इसके मूल्य का वर्णन नहीं कर सकता था। और अगर दुनिया को इस हाफ डिवाइन रेलिक के जन्म की खबर मिल गई तो संभवतः भारी मारकाट मच जाएगी। इस हाफ डिवाइन रेलिक को प्राप्त करने के लिए 9वें दर्जे के दायरे के न जाने कितने विशेषज्ञ आपस में लड़ेंगे। तब तक परिणाम निश्चित रूप से भद्दे होंगे। इतनी कीमती चीज को उसने चुरा लिया था, जाहिर है कि यह छोटी लोमड़ी तो अपना आपा खो ही देगी। लिमोइंग की सफाई और लावण्या का अनकहा सच कहूं तो लिमोइंग को ये तलवार नहीं चाहिए थी। हालांकि इस तलवार की विशेषताएं, लंबाई या घनत्व उस पर पूरी तरह से सूट करते थे, उसकी आंखों में उसकी छोटी लोमड़ी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि बात अब यहां तक पहुंच चुकी थी, लिमोइंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया था, क्योंकि वह सच में नहीं जानता था कि लावण्या राठौर को कैसे समझाया जाए। फिर भी वह केवल अपना सारा साहस बटोर कर ही बोल सका, मुझे सच में नहीं पता कि इस तलवार ने अचानक मुझे अपने मालिक के रूप में क्यों चुना। मुझे बस ये बहुत सुंदर लगी और मैं खुद को इसे छूने से नहीं रोक सका। झूठे, तुम मुझसे झूठ बोल रहा हो, मैं सच में नहीं। वास्तव में लावण्या राठौर इस हाफ डिवाइन रेलिक को छोड़ने के लिए इतनी अनिच्छुक नहीं थी। हालांकि यह तलवार बेहद कीमती थी, उसके पास पहले से ही स्काई फीनिक्स रिंग थी, जो और भी अधिक मूल्यवान थी। इसके अलावा ये तलवार थंडर तत्व की थी। न केवल यह उसके किसी काम की नहीं थी, बल्कि इस वस्तु को संभालना भी मुश्किल था और इसे आसानी से चांदी के सिक्कों के लिए नीलाम भी नहीं किया जा सकता था। शायद सोच विचार करने के बाद वह अंततः इसे लिमोइंग को ही उपहार में दे देती। बस बात इतनी सी थी कि लिमोइंग ने अचानक हाफ डिवाइन रेलिक के साथ अनुबंध कर लिया था और इसी बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंका दिया था। भले ही वह जानती थी कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लावण्या राठौर को अभी भी आक्रोश महसूस हो रहा था और वह बस उसे दोषी ठहराने के बहाने ढूंढ रही थी। तलवार की आत्मा का प्रकटीकरण। जैसे ही ये दोनों लोग आपस में बहस करने में व्यस्त थे, अचानक एक और बैंगनी चमक दिखाई दी। उद्धरण चिन्ह। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे मालिक को डराने धमकाने की अनुमति नहीं है, एक युवा और तेज आवाज चिल्लाए। दोनों ने एक साथ आवाज की ओर अपने सिर घुमाए और वे स्तब्ध नजर आए। तलवार पर बैंगनी रोशनी की एक परत चढ़ी हुई थी और उसकी चमक में एक युवा लड़की की छवि हवा में तैर रही थी। उसका शरीर पारदर्शी था, जो एक बैंगनी रोशनी बिखेर रहा था। ये पूरी तरह से ऊर्जा के आधार पर निर्मित था और उसके कंधे से जुड़े फड़फड़ाते तितली के पंखों की एक विशाल जोड़ी थी। तुम क्या हो? लावण्या राठौर ने पूछताछ की। उस युवा लड़की ने अपनी ठुड्डी उठाई, उसकी सुंदरता एक बैंगनी चमक के साथ दमक रही थी। उसने गर्व से कहा, तुम बहुत अशिष्ट हो। मैं तलवार के भीतर की आत्मा हूँ, लिटिल लाइलैक।
ओह, तो तुम स्पिरिट आर्टिफैक्ट हो। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस तलवार का स्पिरिट आर्टिफैक्ट ऊर्जा को इकट्ठा करके एक ऐसा फुर्तीला आभासी अस्तित्व बन पाएगा। बेशक, मैं सर्वशक्तिमान हाफ डिवाइन रेलिक हूँ। ऐसे छोटे से एकत्रीकरण का मामला मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। जैसे ही लिटिल लाइलैक बात कर रही थी, उसने अचानक लावण्या राठौर की ओर अपना सिर घुमाया और मान की, तुम्हें मेरे मालिक के साथ अशिष्ट होने की अनुमति नहीं है। मैं अपने मालिक की हूँ, तुम्हारी नहीं। मैंने उन्हें अपना मालिक चुना है। तुमने खुद उन्हें चुना है। बेशक, मैं एक कुलीन हाफ डिवाइन रेलिक अर्ध दिव्य अस्त्र हूँ। क्या मुझे अपना खुद का मालिक चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तुम्हें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है। क्या मेरी जन्मजात प्रतिभा लीमोइंग के सामने कुछ भी नहीं है? मैंने तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए ही पकड़ा था और इससे तुम्हारी नाराजगी बढ़ गई, लेकिन तुम उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। लावण्या राठौर ने अपने मन में उठ रहे सवालों को शब्दों में पिरोया। डॉट 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 एक अप्रत्याशित अस्वीकृति और लिटिल लाइलैक का घमंड। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह अहंकारी और अभिमानी थी, बल्कि उसकी फ्लेम स्पिरिट फिजिक अग्नि आत्मा काया के साथ इसे पूरे सोरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट में दुर्लभ माना जाना चाहिए था। और तो और वह 9वें दर्जे के सभी तत्वों में प्रतिभाशाली थी। सीधे शब्दों में कहें तो उसके पास जन्मजात 9वें दर्जे का थंडर तत्व भी है, जो एक ऐसा स्तर है जिस तक केवल एक असाधारण जीनियस ही पहुंच सकता है। एक थंडर तत्व वाले हाफ डिवाइन रेलिक के रूप में अधिकार के अनुसार लिटिल लाइलैक को उसके उच्च स्तर के थंडर तत्व के साथ जुड़ने में सक्षम होना चाहिए था। भले ही उसे मालिक के रूप में न चुना गया हो, लेकिन इस तरह सिरे से खारिज करने का क्या मतलब था? लिटिल लाइलैक ने गर्व से अपनी नाक सिकुड़ी और लीमोइंग के बगल में तैरती हुई गई और अंतरंग रूप से उसके करीब चिपकने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी जन्मजात थंडर काया बुरी नहीं है, लेकिन मेरे मालिक की तुलना में यह एकदम कचरा है। अगर मैं अपने मालिक को नहीं चुनती तो मुझे मत बताना कि मुझे तुम्हें चुनना चाहिए था। उसकी बातों से हैरान होकर लावण्या राठौर थोड़ी विचलित दिखाई दी। वह जानती थी कि लीमोइंग मजबूत था, उसका जन्मजात कौशल श्रेष्ठ था और थंडर तत्व अपने आप में बेहद दुर्लभ था। लेकिन लिटिल लाइलैक के स्पष्टीकरण से क्या ऐसा हो सकता है कि उसका स्तर 9वें दर्जे को भी पार कर गया हो? फिर यह किस प्रकार का शारीरिक गठन होगा, जब तक कि उसके पास भी उसकी तरह फ्लेम स्पिरिट फिजिक जैसी कोई विशेष काया न हो? डॉट 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 असली कारण का खुलासा, प्यार में पागल एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट। जैसे ही लावण्या राठौर ने विचार किया, उसने लिटिल लाइलैक को कोमलता से आगे कहते हुए सुना। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मालिक एक सुपर डुपर आकर्षक और सुंदर आदमी है। ये कहते हुए उसने अपने और लीमोइंग के बीच की दूरी को और कम कर दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। लावण्या राठौर और लीमोइंग दोनों अवाक रह गए। कुल मिलाकर ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट प्यार में पागल एक बेवकूफ़ थी। लावण्या राठौर के होंठ फड़फड़ाए। उसने अविश्वास के साथ पूछा, तो लीमोइंग को चुनने का तुम्हारा मुख्य कारण यह है कि वह सुंदर है? स्वाभाविक रूप से लिटिल लाइलैक ने पुष्टि की, जाहिर सी बात है। ऐसे सुंदर मालिक का अनुसरण करने में सक्षम होने से मेरा हर दिन एक खुशी का दिन होगा। तभी तो मैं मजबूत और मजबूत हो सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वे दोनों फिर से खामोश हो गए। डॉट 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 लावण्या की बेचैनी और लीमोइंग की गलतफहमी। जब लावण्या राठौर ने लिटिल लाइलैक को लीमोइंग की ओर बढ़ते देखा तो उसे अचानक एक अप्रिय भावना महसूस हुई, मानो किसी ने उसकी निजी चीज को छू लिया हो, और इस बात ने उसे बेचैन कर दिया। दरअसल वह साफ जानती थी कि एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट के रूप में लिटिल लाइलैक का लीमोइंग के करीब जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। हालांकि चूंकि वह केवल ऊर्जा का एक समूह है, प्रतिक्रिया बहुत ही बुनियादी होनी चाहिए थी। अधिकार के अनुसार इसकी अपनी कोई सोच नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरह से उसने बात की, उससे पता चलता है कि वह प्यार में कितनी पागल है, और यह अत्यधिक संभव था कि इसका उस आर्मामेंट मास्टर के चरित्र से कुछ लेना देना था जिसने उसे परिष्कृत किया था। जहां तक रूप रंग के आधार पर अपना मालिक चुनने वाली बात का सवाल था, ये सब बकवास था। स्पिरिट आर्टिफैक्ट आमतौर पर एक मालिक को चुनने के लिए अपने प्रोफाउंड एट्रिब्यूट और अनुकूलता का उपयोग करते हैं। ये जन्मजात कौशल है, इसलिए सीधी सी बात यह थी कि लीमोइंग उससे कहीं अधिक मजबूत था। ये जानने के बावजूद लावण्या राठौर रूठ गई और उसने लीमोइंग को एक अप्रिय नज़रों से देखा। लीमोइंग पूरी तरह से गलत समझ बैठा, ये सोचते हुए कि वह इसलिए परेशान थी क्योंकि वह समय पर गॉड रेलिक को छीनने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ली, गुस्सा मत करो।
जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मुझे ये सोचने दो कि क्या हम इस रिश्ते अनुबंध को तोड़ सकते हैं और ये तलवार तुम्हें वापस कर सकते हैं। नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मालिक, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लिटिल लाइलैक चीख उठी। उद्धरण। लिटिल लाइलैक की आवाज़ तुच्छ और तीखी दोनों थी, जो इसे विशेष रूप से कानों को चुभने वाली बना रही थी। लावण्या राठौर ने भौहें से कुढ़ी, ये बहुत शोर कर रही है, इसे जल्दी से रोको। लिमोइंग ने बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं उसे अभी दूर कर देता हूँ। ये कहते हुए उसके दाहिने हाथ ने एक मुद्रा बनाई और उसने धीमी आवाज में कहा, सील। लिटिल लाइलैक विरोध में चिल्लाए। चूंकि उसने उसे अपने सही मालिक के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए वह उसके द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती थी। अंततः तारों जैसी आंखों वाली यह मोहपाश में बंदी लड़की वापस उस लंबी तलवार में सील कर दी गई। तारांकन, तलवार का नामकरण। तारांकन। लिटिल लाइलैक के गायब होने के बाद लंबी तलवार की मूठ के ऊपर दो प्रवाहमयी सुरुचिपूर्ण शब्द दिखाई दिए। एमिथिस्ट लाइट। तलवार का नाम एमिथिस्ट लाइट है, लावण्या राठौर ने आश्चर्य से कहा। उद्धरण। 9वें दर्जे से ऊपर के अस्त्रों के अपने नाम होते हैं और किसी भी इंसान की तरह प्रत्येक अस्त्र अद्वितीय होता है। जहां तक एमिथिस्ट लाइट स्वॉर्ड की बात थी, इसका नाम मास्टर यू तियान द्वारा पहले ही चुना जा चुका था जब इसने अपनी परिष्कृत होने की यात्रा शुरू की थी। लिमोइन की नज़र एमिथिस्ट लाइट स्वॉर्ड पर टिकी हुई थी, वह इससे अलग होने के लिए अनिच्छुक था। ये तलवार विशेष रूप से थंडर तत्व के उस्तादों के लिए उपयुक्त थी, ये बताने की भी आवश्यकता नहीं थी कि यह एक बेहद अच्छी तलवार थी। स्वाभाविक रूप से उसे यह पसंद थी। हालांकि उसे यह कितनी भी पसंद क्यों न हो, उसने शांति से कहा, ठीक है, ये शांत हो गई है। हम इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि मालिक की मान्यता को कैसे रद्द किया जाए। तुम आर्मामेंट मास्टर, अस्त्र निर्माता हो, इसलिए तुम्हें मुझसे ज्यादा समझ होनी चाहिए। तुम्हें मुझसे जो भी करवाने की जरूरत है, बस बेझिझक बोल दो। लावण्या राठौर ने एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसे घूर कर देखा। इतना कि लिमोइंग ने मासूमियत से पूछा, अब क्या बात है? यह उदास लुक क्यों? लावण्या राठौर ने कहा, बेशक मान्यता को हटाने का एक तरीका है। ये बहुत अच्छी बात है, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं इसे जरूर करूंगा। लिमोइंग ने खुशी से उत्तर दिया। तारांकन, मान्यता हटाने की असंभव शर्त। तारांकन, सच में? लावण्या राठौर ने उसकी ओर एक नज़र डाली, तो क्या तुम तुरंत आत्महत्या करने के लिए तैयार हो? क्या? लिमोइंग दंग रह गया। लावण्या राठौर ने पलटकर जवाब दिया, इसे हासिल करना कोई आसान काम नहीं है। यह एक हाफ डिवाइन रेलिक, अर्ध दिव्य अस्त्र है। इससे पहले स्पिरिट आर्टिफैक्ट की चेतना बहुत मजबूत है। इसके अनुबंध को तोड़ना आसान नहीं है, जब तक कि तुम मर न जाओ। अन्यथा वह हमेशा तुम्हारा अनुसरण करेगी, इसलिए इसे हटाने का कोई तरीका नहीं है, समझे? उसकी बातें सुनकर हैरान लिमोइंग उदास हो गया। इस तरह के परिणाम की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। हालांकि अगर लावण्या राठौर किसी खतरे में पड़ जाती तो वह उसके लिए अपनी जान गंवाने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। चूंकि अब उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण माना जा रहा था, तो वह मरने के बारे में कैसे सोच सकता था? सच कहूं तो इस जीवन को सुरक्षित रखने का मतलब यह होगा कि वह लावण्या राठौर के साथ बना रह सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, उसे लुभा सकता है। तारांकन, लिमोइंग की मुस्कान और एक हसीन चाल। तारांकन, लिमोइंग के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसकी भौहें फड़की और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या तुम्हें जरा सा भी अपराधबोध महसूस नहीं होना चाहिए? लावण्या राठौर ने हंसी से छलछलाती उन आंखों को देखा और अचानक उसे लगा जैसे उसके दिल की धड़कन रुक गई हो। जब वह अंततः अपने होश में आए तो उसने उदासी से पश्चाताप किया। यह आदमी बस बेईमानी कर रहा था। सिर्फ अपने सुंदर लुक की वजह से वह मुस्कुराता रहता है। क्या वह उसे ठगने के लिए एक चाल के रूप में अपने खूबसूरत लुक का इस्तेमाल कर रहा है? लावण्या राठौर का अनुमान शायद सटीक न हो, लेकिन यह वास्तविकता से बहुत दूर भी नहीं था। लिमोइंग ने उसके थोड़े लाल चेहरे को देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। देखो, अब जब मामले इस तरह से सामने आए हैं तो तुम्हारी तलवार लूटना सच में मेरा इरादा नहीं था। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम भी मेरे मरने को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। मैं क्यों तैयार नहीं होंगी? मैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उसके विचारों को उसने पढ़ लिया था और उस बिल्ली की तरह जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो, वह उछल पड़ी और अपने ही दृढ़ विश्वास के विपरीत उसने उसका खंडन किया। लिमोइंग ये शब्द सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। इसके बजाय जब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई और उसने अपनी बात जारी रखी। तो चूंकि मैं तुम्हें एमिथिस्ट लाइट स्वॉर्ड वापस नहीं कर सकता, तो मान लो कि तुमने इसे मुझे बेच दिया है। तुम्हें बेच दूं, इसके लिए तुम अपनी कौन सी संपत्ति चुकाओगे?
क्या तुम एक हाफ डिवाइन रेलिक अर्ध दिव्य अस्त्र की कीमत का अंदाजा भी है? लावण्या राठौर ने चिल्लाते हुए कहा। एक 9वें स्तर का अस्त्र आसानी से किसी भी प्रसिद्ध 9वें दर्जे के विशेषज्ञ को दिवालिया कर सकता है। हाफ डिवाइन रेलिक की तो बात ही छोड़ दो। शायद पूरे सोरिंग हेवंस कॉन्टिनेंट में यह एकमात्र हाफ डिवाइन रेलिक है। तारांकन कर्ज चुकाने का अनोखा तरीका। तारांकन लिमोइंग ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे पास इसके बदले देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद केवल एक ही तरीका बचता है, और वह है। लावण्या राठौर ने चिंता से उसकी ओर देखा जब उसने धीरे धीरे ये शब्द कहे, खुद को तुम्हें सौंप दूं। क्या? लावण्या राठौर तुरंत भड़क उठी, तुम जानबूझकर मेरा फायदा उठा रहे हो। पहले तुमने मेरी तलवार चुराई और अब तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ठरकी, ओह मेरी प्यारी ली, तुम्हारे विचार कितने अशुद्ध हैं। मैंने केवल ये कहा कि मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ? जहाँ तक ठरकी शब्द की बात है, ये सरासर बदनामी है। लिमोइंग उसे शर्मिंदा और परेशान देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लावण्या राठौर ने उसे घूरा, तुम्हारी मुकरने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने अभी अभी कहा कि तुम कर्ज चुकाने के लिए खुद को सौंपोगे। बेशक मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं खुद को बेचने और तुम्हारा परिचारक निजी सेवक बनने के लिए तैयार हूँ, ताकि हर पल तुम्हारी सेवा में हाजिर रह सकूँ। तुम मुझसे जो भी करने को कहोगी मैं करूँगा। ये वैसा नहीं है जैसा तुम कल्पना कर रही हो, ठीक है? तारांकन यह मेरी पहली बार है। तारांकन ये कहते हुए उसका लहजा अचानक अस्पष्ट और शरारती हो गया। बेशक अगर तुम्हें सच में इस चीज़ की ज़रूरत है और तुम चाहती हो कि मैं बिस्तर गर्म करने में तुम्हारी मदद करूं, तो मैं केवल तुम्हारे निर्देशों का पालन ही कर सकता हूं। लेकिन कृपया मेरे साथ कोमलता से पेश आना, यह मेरी पहली बार है। लिमोइंग ने यह बहुत ही पीड़ित तरीके से कहा। उसका वह लहजा और भाव बिल्कुल किसी सुखवादी अमीर लड़के की तरह था जो किसी सदाचारी युवती के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, और इस बात ने लावण्या राठौर को गुस्से से तिलमिला दिया। उसका मन उसे जोरदार मुक्का मारने का हो रहा था। मुझे अपना बिस्तर गर्म करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसने पलटकर जवाब दिया। लिमोइंग ने बहुत ही बड़ा चढ़ाकर राहत की सांस ली, मानो वह सच में डरा हुआ हो। तो इस मामले में मुझे बस तुम्हारा परिचारक ही बनना है? हाँ बिल्कुल सही, लावण्या राठौर ने झल्लाते हुए कहा। लेकिन लिमोइंग के मुड़े हुए होठों मुस्कान को देखकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खुद को सुधारा, नहीं ये सही नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे परिचारक बनो। मेरे लिए तुम्हारा क्या उपयोग है? मुझे पीक लेवल ज़ैड, सर्वोच्च स्तर का ज़ैड चाहिए। लावण्या राठौर ने कुंठित महसूस करते हुए अपने पैर पटके। तारांकन लावण्या की उलझन और लिमोइंग की बेशर्मी। तारांकन ऐसा क्यों है कि वह आमतौर पर हर काम में सक्षम होती है, लेकिन इस आदमी के सामने वह हमेशा हारने वाले छोर पर होती है? अनजाने में वह हमेशा उसके द्वारा ठगी जाती है। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुंदर है? नहीं, वह कोई प्यार में अंधी बेवकूफ़ नहीं है। ये स्पष्ट है कि यह आदमी बहुत ही चालाक और धूर्त है। लिमोइंग अपनी मुस्कान को दबाने में असमर्थ था। ये लड़की, ये सच में बहुत प्यारी है, उसने बेशर्मी से कहा। मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम पहले ही इस लेन देन के लिए सहमत हो चुकी हो, अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकती हो? व्यापार इस तरह से नहीं किया जाता है। इसके अलावा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत उपयोगी हूँ और तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। मैं प्रशिक्षण में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, सामग्री ढूंढ सकता हूँ और तुम्हारे खिलाफ जाने वालों को सबक सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और बेशक मैं तुम्हारा बिस्तर भी गर्म कर सकता हूँ। ओम्फ। बिस्तर गर्म करने वाले शब्द सुनते ही लावण्या राठौर ने गुस्से में उसकी बांह पर जोर से चिकोटी काट ली। लिमोइंग ने अपनी बांह को छुआ जहां उसे चिकोटी काटी गई थी और एक पीड़ित स्वर में कहा, तुम बहुत भयंकर हो। तुमसे बकवास करने को किसने कहा? लावण्या राठौर ने गुस्से में पलटकर जवाब दिया। लिमोइंग के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसके चेहरे पर एक शातिर और कुटिल मुस्कान आ गई। मैंने बकवास कब की? मुझे बस इस बात की चिंता है कि कहीं तुम्हें यह न लगे कि यह सौदा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घाटा है। चूंकि मैं खुद को दांव के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जाहिर है कि मुझे अपने साथ आने वाले सभी उपयोगों को समझाना होगा। खैर चिंता मत करो और मेरा प्रस्ताव मान लो। तुम निश्चित रूप से नुकसान में नहीं रहोगी, वरना मैं तुम्हें माल की जांच करने देने के लिए अपने कपड़े उतार सकता हूं। मुझे यकीन है कि मेरा शरीर तुम्हें निराश नहीं करेगा। सोब रोने का नाटक। तारांकन क्रोधित लावण्या और लिमोइंग की बेशर्मी। तारांकन चुप रहो, एकदम चुप रहो। क्रोधित लावण्या राठौर ने उसे पहले से भी ज्यादा जोर से चिकोटी काटी।
भले ही वह व्यक्ति ली मोइंग था, फिर भी उसे अपनी बांह पर दर्द महसूस हो रहा था। इस छोटी सी चीज़ में क्या ज़रा भी ज़मीर नहीं है? क्या वह इस तरह से उसकी बांह मरोड़कर अपने ही होने वाले पति की हत्या करने की कोशिश कर रही थी? हालांकि उनकी अभी तक आधिकारिक रूप से शादी नहीं हुई थी, लेकिन यह अभी भी उनके माता पिता द्वारा तय की गई शादी की व्यवस्था थी। इसके अलावा वह जितनी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी वह बिल्कुल भी कम नहीं थी। ये निश्चित रूप से ची प्रोफाउंड रेल्म के 9वें चरण के अन्य साधकों की तुलना में बहुत अधिक थी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह इस छोटी लोमड़ी को इतना अधिक पसंद क्यों करता है। हालांकि ली मोइंग को चिकोटी काटी गई थी, फिर भी वह एक घृणित मुस्कान दे रहा था। इस बात ने लावण्या राठौर को बेहद क्रोधित कर दिया, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसके जैसा आदमी दुनिया में कहाँ मिल सकता था? वह निश्चित रूप से उसका कट्टर दुश्मन था। शक्ति के मामले में वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। चालबाजियों के मामले में यह आदमी उससे एक स्तर ऊपर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी चमड़ी बेशर्मी महल की दीवारों से भी ज्यादा मोटी थी। उसके खिलाफ लावण्या का कोई चांस नहीं था। तारांकन तारांकन, तंग आकर लावण्या का प्रस्ताव। तारांकन तारांकन, लावण्या राठौर ने गुस्से से उसे घूरा और चेतावनी दी, अब आंख मूंद कर आगे कुछ मत बोलो। मैं अब ये तलवार नहीं बेच रही हूँ, मैं इसे तुम्हें उपहार में दे दूंगी, ठीक है? अपनी तलवार लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे खुद को बेचने या किसी भी तरह की बिक्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे इस हद तक क्रोधित देखकर कि वह उसे तलवार उपहार के रूप में दे रही थी, ली मोइंग बेकाबू होकर हंसने लगा। ये छोटी लड़की सच में और भी प्यारी होती जा रही थी। लेकिन उसने कहा कि उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उसे इस बारे में क्या करना चाहिए। ली मोइंग ने जल्दबाजी में आगे बढ़कर एक न्यायोचित लहजे में कबूल किया। बिल्कुल नहीं, कमज़ोरों को न सताना हमेशा से मेरा सिद्धांत रहा है। मुझे अपने शब्दों का पालन करना चाहिए। चूंकि मैंने तुम्हारी तलवार स्वीकार कर ली है, मैं निश्चित रूप से अपना कर्ज चुकाऊंगा। ली एक, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारा हूँ। तारांकन तारांकन, बंद गली और एक बेशर्म पेशकश। तारांकन तारांकन, जैसे ही ली मोइंग करीब आया, लावण्या राठौर ने उनके बीच कुछ दूरी बनाने की उम्मीद में अवचेतन रूप से एक कदम पीछे खींच लिया। राजकुमार युवांग जानते थे कि वह क्या कर रही है, इसलिए वह और करीब आते गए और उसे एक दीवार के कोने में धकेल दिया। मुझसे दूर हटो, क्या सिर्फ बात करने के लिए इतना करीब आना जरूरी है? वह सच में बहुत बेशर्म था। वह आंख मूंद कर अपने सिद्धांतों के बारे में कैसे बात कर सकता है? ये कैसा मजाक है? ली मोइंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल माल की जांच करने के लिए तुम्हारे लिए ये दूरी कम करना चाहता था। क्या तुमने अब इसे स्पष्ट रूप से देख लिया है? हाँ, ये काफी स्पष्ट है। संतुष्ट हो? नहीं, लावण्या राठौर ने मुश्किल से एक शब्द कहा ही था कि उसने देखा कि ली मोइंग अपना हाथ अपनी छाती की ओर ले जा रहा है और उसने अपने टॉप के बटन खोल दिए, जिससे उसकी नंगी छाती का एक हिस्सा दिखने लगा। अब तुम क्या करने वाले हो? झल्लाते हुए लावण्या राठौर चिल्लाए। एक धूर्त मुस्कान के साथ ली मोइंग बोला, चूंकि तुम संतुष्ट नहीं हो, इसलिए मैं तब तक खुद का प्रदर्शन करता रहूंगा जब तक कि तुम पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाओ। लावण्या राठौर का मन उसे थप्पड़ मारकर जान से मारने का हो रहा था। उससे भी बेहतर उसे चाकू घोंपने का। दुर्भाग्य से वह जितने भी अस्त्र साथ लाई थी, वे सभी पिछली लड़ाइयों में इस्तेमाल हो चुके थे। जो बचे थे उनसे ली मोइंग को कोई नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं थी। उसकी गोल आंखें गुस्से से ऐसे चमक रही थीं मानो उनमें आग लगी हो, जिससे वह और भी ज्यादा एक छोटी लोमड़ी की तरह दिख रही थी। ली मोइंग के भीतर एक हलचल सी हुई और इससे उसका लावण्या का मजाक उड़ाने का चस्का और बढ़ गया। उसने धीरे धीरे और जानबूझकर अपने लबादे के ऊपरी हिस्से को ढीला किया, जिससे उसकी छाती और अधिक दिखने लगी। ली मोइंग लंबा था, लेकिन जब वह अपने रोजमर्रा के लिबास में होता था तो वह थोड़ा पतला दिखता था। वास्तव में उसकी मांसपेशियां कसी हुई थीं और उनकी रेखाएं एकदम सटीक थीं। उसकी जैद जैसी त्वचा के साथ उसकी तुलना एक मूर्तिकला से की जा सकती थी। लावण्या राठौर खुद को चेतावनी देती रही, इस आदमी के जाल में मत फंसना, लेकिन वह अपनी नज़रों पर काबू नहीं रख पाए और बार बार छुप छुप कर ली मोइंग की छाती को निहारने लगी। ली मोइंग बहुत खुश था। उसने अपना शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकाया और उसका सुंदर चेहरा लावण्या राठौर के कान के पास पहुंच गया। धीमी आवाज में उसने चिढ़ाते हुए कहा, कैसा लग रहा है? क्या तुम अब संतुष्ट हो? अगर नहीं तो तुम खुद महसूस करके देख सकती हो। अपने सिर को महसूस करो। लावण्या राठौर ने उसे एक तरफ धकेलने के प्रयास में उसकी छाती पर जोर से मुक्का मारा। भगवान ही जानता है, इस धक्के के कारण उसकी हथेली ली मोइंग की छाती पर दब गई। उसने जल्दबाजी में अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन ली मोइंग की प्रतिक्रिया उससे कहीं अधिक तेज थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अपनी हथेली के नीचे उसने उसकी मजबूत छाती की मांसपेशियों को धड़कते हुए महसूस किया।
उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह आदमी कितना मजबूत था, पूरी तरह से शक्ति से भरा हुआ। निश्चित होने के लिए इसे खुद महसूस करना ही बेहतर है। चूंकि तुमने इसे पहले ही महसूस कर लिया है, क्या तुम अब संतुष्ट हो? अगर नहीं, तो हम नीचे की ओर जारी रख सकते हैं। मैं संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। बस अब बहुत हो गया। लावण्या राठौर को डर था कि कहीं वह सच में अपना स्ट्रिप डांस जारी न रखे, इसलिए उसने उसकी बात मानने का फैसला किया। तारांकन, एक अटूट बंधन और लावण्या की मजबूरी। तारांकन, लिमोइंग ने एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई, धीरे से हंसते हुए उसने कहा, चूंकि तुमने पहले ही माल की जांच कर ली है, इससे पता चलता है कि तुम इससे संतुष्ट हो। तो हमारा सौदा पक्का हुआ। भविष्य में मैं अपना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगा। हार मानते हुए लहजे में लावण्या राठौर ने घोषणा की, तुम्हें मेरे पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। सच में, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। क्या ऐसा है? लिमोइंग ने असहमति जताते हुए कहा, मैं केवल 6 दिनों के छोटे से अंतराल के लिए गया था और तुम एक चट्टान से गिर गईं। और एक फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड ने तुम्हारा शिकार करने की कोशिश की। अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक एक लाश बन चुकी होती। फिर भी तुम्हारी मुझे ये बताने की हिम्मत हो रही है कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो। वह एक दुर्घटना थी। कैसी दुर्घटना? मैं तुम्हारा कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता। वैसे भी मेरी आंखों में तुम वह हो जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। हम वही करेंगे जो मैं कहूँगा। भले ही तुम सहमत न हो, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। आखिरी वाक्य बिल्कुल किसी गुंडे की तरह था, फिर भी यही सच था। लावण्या राठौर पूरी तरह से शांत हो गई और अंततः उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने अपनी रक्षा के लिए कितनी भी दीवारें खड़ी की हों, फिर भी वह इस आदमी द्वारा ठगी गई थी। क्या सच में उसकी किस्मत में यही लिखा था कि वह जहां भी जाए, इस बोझ को अपने साथ ढोए? देखा जाए तो क्या यह एक बेहद सुंदर और शक्तिशाली बोझ नहीं था? तारांकन, मुसीबतों का पिटारा और हार मानना। तारांकन, शायद अन्य महिलाओं के लिए लिमोइंग का उनके संरक्षक के रूप में होना एक सम्मान की बात होती, लेकिन लावण्या राठौर के लिए एकमात्र भावना ये थी कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत था। उसने खुद देखा था कि लिमोइंग में महिलाओं को आकर्षित करने की कितनी क्षमता है। इन 2 दिनों में उसे जिस अप्रत्याशित आपदा का सामना करना पड़ा था, क्या वह इस आदमी द्वारा बढ़ाए गए रोमांस के कर्ज के कारण नहीं था, जिसमें उसने उसे भी उलझा दिया था? अगर वह रोज उसके पीछे पीछे घूमेगा तो बिना सोचे ही वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि उसका सामान्य शांतिपूर्ण जीवन पूरी तरह से उथल पुथल होने वाला था। लावण्या राठौर ने आह भरी। छोड़ो भी, चूंकि उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे अस्वीकार करना कोई विकल्प नहीं था। बस अस्थायी रूप से उसकी शर्तों से सहमत हो जाओ। शायद कुछ दिनों तक उसके पीछे पीछे घूमने के बाद वह ऊब जाए और अपनी मर्जी से ही जाने का फैसला कर ले। ठीक है, अब ठीक से कपड़े पहन लो। क्या हमें मुझी और बाकी लोगों से नहीं मिलना है? अब काफ़ी समय हो गया है, हमारे जाने का समय आ गया है। लिमोइंग समझ गया था कि उसने पहले ही हार मान ली है और इस बात ने उसे गर्व से हंसने पर मजबूर कर दिया। उसकी यह चाल सच में एक तीर से 2 शिकार करने जैसी थी। वह खुद को इस विचार के साथ सामने आने के लिए अपनी प्रशंसा करने से नहीं रोक पाया। न केवल वह लावण्या राठौर की भरपाई करने में कामयाब रहा, बल्कि उसने हर दिन छोटी लोमड़ी से चिपके रहने का एक सही बहाना भी बना लिया था। ऐसा लगता है कि प्यार के समय पर आने का दिन अब बहुत करीब है। तारांकन, एक अमूल्य खजाना, आर्मामेंट फनेस। तारांकन, जब लिमोइंग अपने कपड़े ठीक कर रहा था, लावण्या राठौर फिर से आर्मामेंट फनेस अस्त्र भट्टी के सामने खड़ी हो गई। तुम क्या ढूंढ रही हो? मुझे मत बताना कि यहाँ और भी अस्त्र हैं, लिमोइंग ने उत्सुकता से पूछा। लावण्या राठौर ने अपना सिर हिलाया, यह अब खाली है, लेकिन ये आर्मामेंट फनेस अपने आप में एक मूल्यवान खजाना है। एक आर्मामेंट मास्टर के लिए अस्त्रों की तुलना में एक अच्छी गुणवत्ता वाली आर्मामेंट फनेस का मिलना और भी मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भट्टी की गुणवत्ता ही यह निर्धारित करेगी कि किस स्तर के अस्त्रों को ढाला जा सकता है। अपने पिछले जीवन में जब वह स्काई फीनिक्स रिंग को बहाल कर रही थी, तब उसने पहले ही 30 से अधिक 9वें स्तर की आर्मामेंट फनेस को नष्ट कर दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भट्टियां गॉड रेलिक दिव्य अस्त्र को पिघलाने के लिए आवश्यक उच्च तापमान का सामना करने में सक्षम नहीं थीं। वह जो पीड़ा महसूस करती थी उस समय, वह केवल गॉड रेलिक की मरम्मत करना चाहती थी, इसलिए उसे कुछ सामग्रियों को भस्म करना पड़ा। अकेले इसी बात ने उसकी उन कई कीमती उच्च स्तरीय सामग्रियों को बर्बाद कर दिया जो उसने वर्षों से इकट्ठा की थी और उन्हें कबाड़ के ढेर में बदल दिया। यदि वह गॉड रेलिक को परिष्कृत करना चाहती थी तो निश्चित रूप से आर्मामेंट फनेस की आवश्यकता 100 गुना से अधिक होनी चाहिए थी। अब जबकि मास्टर यूतियान इस भट्टी को पीछे छोड़ गए थे, भले ही इसका उपयोग गॉड रेलिक्स को परिष्कृत करने के लिए नहीं किया जा सकता था, कम से कम यह अभी भी
हाफ डिवाइन रेलिक्स अर्ध दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करने में सक्षम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि 3000 वर्षों तक लगातार जलने के बाद भी भट्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब लावण्या राठौर को ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली भट्टी मिली थी। उसकी आंखों में इस भट्टी का अस्तित्व एमिथिस्ट लाइट स्वॉर्ड से भी अधिक मूल्यवान था। तारांकन एमिथिस्ट थंडर फ्लेम का प्रकटीकरण। तारांकन भट्टी के कक्ष में एक रहस्यमयी कभी न बुझने वाली लौ जल रही थी। लावण्या राठौर, जिसके पास फ्लेम स्पिरिट फिजिक अग्नि आत्मा काया थी, उसके लिए यह एक अद्वितीय खजाना था। लावण्या राठौर ने अपना हाथ हिलाया और आर्मामेंट फनेस की ओर एक हस्तमुद्रा बनाई। भट्टी के तल से आग का एक छोटा सा गोला धीरे धीरे ऊपर उठा। ये लौ शानदार ढंग से चमक रही थी, जिसमें से हल्की बैंगनी रंगत निकल रही थी। लौ के चारों ओर टिमटिमाती हुई विद्युत तरंगें थीं। हालांकि यह रहस्यमयी लौ कमजोर थी, लेकिन जिस क्षण ये प्रकट हुई, कमरे का तापमान बढ़ गया। लावण्या राठौर के माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं। उद्धरण एमिथिस्ट थंडर फ्लेम। लावण्या राठौर की आंखों में खुशी की एक चमक कौंध गई। एमिथिस्ट थंडर फ्लेम रहस्यमयी लपटों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में थी। इस रहस्यमयी लौ में थंडर तत्व था। जब इसे एक साथ जोड़ा जाता तो यह अस्त्रों की हमले की दर को दोगुना कर सकती थी, जिससे अस्त्र और भी मजबूत हो जाता था। थंडर तत्व वाले हाफ डिवाइन रेलिक को ढालने के लिए एमिथिस्ट थंडर फ्लेम का उपयोग करने से अधिक उपयुक्त कुछ नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एमिथिस्ट लाइट स्वॉर्ड ने लिटिल लाइलैक जैसे एक जीवंत स्पिरिट आर्टिफैक्ट का पोषण किया था। तारांकन लीमोइन का अचंभा। तारांकन लावण्या राठौर की हथेली ऊपर की ओर थी और उसने उसे धीरे धीरे पीछे की ओर खींचा। एमिथिस्ट थंडर फ्लेम धीरे धीरे उसकी हथेलियों में आ गई। एक लापरवाह चिंगारी के साथ वह उसके शरीर के भीतर समा गई। लीमोइन पूरी तरह से दंग रह गया। वह जानता था कि लावण्या राठौर एक अग्नि तत्व साधक थी और आग के साथ उसकी आत्मीयता बहुत अधिक थी। उसे ये भी उम्मीद थी कि वह एमिथिस्ट थंडर फ्लेम को सफलतापूर्वक अपने वश में करने में सक्षम होगी। लेकिन उसने शुरुआत में जिस सफलता के बारे में सोचा था और लावण्या राठौर ने जो सफल प्रदर्शन दिखाया था, वह पूरी तरह से अलग था। लावण्या राठौर ने जिस प्रक्रिया से इस रहस्यमयी लौ को परिष्कृत किया, वह पूरी तरह से अतार्किक थी। क्या ये खतरों से भरा एक थकाऊ काम नहीं होना चाहिए था? भले ही उसका जन्मजात कौशल उच्च था, क्या इसमें कम से कम कुछ समय नहीं लगना चाहिए था? वास्तव में एमिथिस्ट थंडर फ्लेम ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई भी आसानी से संभाल सके। उद्धरण थंडर तत्व वाली एमिथिस्ट थंडर फ्लेम। नीलमणि की गरजती ज्वाला को परिष्कृत करना तब तक असंभव था जब तक कि आपके पास थंडर और अग्नि तत्व दोनों की काया न हो। इस एमिथिस्ट थंडर फ्लेम को प्राप्त करने के लिए कुछ आर्मामेंट मास्टर्स, अस्त्र निर्माता या अल्केमिस्ट मास्टर्स, कीमियागर थंडर तत्व वाले अस्त्रों को साथ लाते थे या रहस्यमयी लपटों को दबाने और सहायता प्राप्त करने के लिए व्यू स्थापित करते थे, और कभी कभी तो वे बमुश्किल ही सफल हो पाते थे। लेकिन अब इस लड़की ने बस अपने छोटे हाथ हिलाए और आसानी से एमिथिस्ट थंडर फ्लेम को अपने वश में कर लिया। अगर ली मोइंग ने खुद अपनी आंखों से यह पूरा नज़ारा न देखा होता तो वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ बिल्कुल संभव भी है। इस लड़की की प्रतिभा किस श्रेणी की थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी एक महान? ठीक है, हो गया, चलो चलते हैं, लावण्या राठौर की आवाज़ गूंजी। तारांकन एक छिपी हुई अंगूठी और एक शांत स्वीकारोक्ति। तारांकन लीमोइंग मुड़ा और उसने देखा कि भट्टी गायब थी। उसने अनुमान लगाया कि इस लड़की ने इसे अपनी इंटरस्पेशियल रिंग आयामी अंगूठी में रख लिया होगा। वह नहीं जानता था कि उसके पास स्काई फीनिक्स रिंग थी, और उसने सोचा कि यह बस कोई और साधारण इंटरस्पेशियल रिंग थी। केवल वे आर्मामेंट मास्टर्स जो अंतरिक्ष नियंत्रण में विशेषज्ञ थे, वे ही इंटरस्पेशियल रिंग बना सकते थे, इसलिए इसकी कीमत हमेशा से बहुत अधिक रही है। दक्षिण कौशल राज्य जैसे छोटे देशों से आने वाले लोग इसे कभी भी वहन नहीं कर सकते थे। हालांकि ये छोटी लोमड़ी एक असाधारण प्रतिभाशाली आर्मामेंट मास्टर थी, इसलिए इन चीज़ों को वहन करने में सक्षम होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लीमोइंग ने पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तो चलो चलते हैं। क्या कोई और जगह जहां तुम नज़र डालना चाहती हो? नहीं। लीमोइंग ने उसे एक सौम्य मुस्कान दी और उसके गाल को छुआ, उसके बालों को उसके कानों के पीछे किया और स्वाभाविक रूप से उसका हाथ पकड़कर बाहर चलने लगा। लावण्या राठौर ने अपना हाथ पीछे खींचने का प्रयास किया, लेकिन लीमोइंग ने उसे रोक दिया। यहाँ के रास्ते बहुत खतरनाक हैं। मैं तुम्हें पकड़कर रखूंगा ताकि तुम फिर से गलती से किसी चट्टान से नीचे न गिर जाओ। आखिरकार तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड खराब है। मुझे नीचा दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीमोइंग ने एक कुटिल मुस्कान दी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया।
तारांकन तारांकन, ईर्ष्या की महक और एक चतुर समझौता। तारांकन तारांकन, लावण्या राठौर असहाय होकर उसके साथ साथ चलने लगी। चलते चलते उसे अचानक कुछ याद आया। ओह हाँ, मुझे एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड की उस स्पिरिट आर्टिफैक्ट अस्त्र की आत्मा से कोई लगाव नहीं है। वह एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह व्यवहार करती है। उसे इतनी आसानी से बाहर मत आने देना। लीमोइन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। ये एक छोटी लोमड़ी, क्या वह जल रही थी? उसने अपनी सोच को शब्दों में बयां करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मेरा भी यही इरादा है। एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड आखिरकार एक हाफ डिवाइन रेलिक, अर्ध दिव्य अस्त्र है। अगर अन्य लोगों ने इसे देख लिया तो यह संभवतः हमारे लिए अनावश्यक समस्याएं पैदा करेगा। अगर मुझे भविष्य में इसका इस्तेमाल करना भी पड़ा तो भी मैं सील नहीं हटाने की कोशिश करूंगा। यह इसे और भी सुरक्षित बनाता है। आमतौर पर प्रोफाउंड आर्मामेंट्स, शक्तिशाली अस्त्र की आत्माएं, तलवार की नसों के उकेरे गए पैटर्न के भीतर सील होती थीं। वे केवल तभी सक्रिय होती थीं जब उनके स्वामी सील हटाने के लिए अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ, आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते थे, तभी अस्त्र की आत्मा प्रकट होती थी। आत्माओं वाले प्रोफाउंड वेपन्स अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने में सक्षम होते थे। अन्यथा ये 8वें दर्जे के अस्त्र से कुछ अलग नहीं था। जब तक लीमोइन एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड पर लगी सील को नहीं हटाता, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक साधारण 8वें दर्जे के अस्त्र जैसा दिखेगा। 8वें और 9वें दर्जे के बीच का अंतर ज़मीन और आसमान के बराबर था। इस तथ्य के कारण कि 9वें दर्जे के प्रोफाउंड आर्मामेंट्स बहुत कम थे, आसपास 8वें दर्जे के हथियारों की भरमार थी। इस तरह एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड का कौशल स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होगा, लेकिन ये पर्याप्त से अधिक था। लावण्या राठौर ने लीमोइन के जवाब से प्रसन्न होकर खुशी से अपना सिर हिलाया। ये संरक्षक अपनी कीमत के लायक था। तारांकन तारांकन, खतरे की घंटी और खूनी हमला। तारांकन तारांकन, जैसे ही वे बेपरवाही से बातचीत कर रहे थे, लावण्या राठौर को अचानक अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई और इसने उसे सतर्क कर दिया। उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि खतरा करीब आ रहा था। लावण्या राठौर ने अभी प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि उसके बगल में खड़े आदमी ने उसे पहले ही अपनी बाहों में खींच लिया था। उसने एक उपहास की आवाज़ सुनी और ठीक उसकी आंखों के सामने ताज़ा खून बिखर गया। क्या हो रहा है? लावण्या राठौर की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। एक खून से लथपथ फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड ने पीछे से छलांग लगा दी थी। उसके तेज पंजे लीमोइन की पीठ में गहराई तक धंस गए थे। लीमोइन के कपड़ों का पिछला हिस्सा ताज़े खून से भीग गया था। दूसरी ओर लावण्या राठौर लीमोइन की बाहों में कसकर लिपटी हुई थी, हर तरह के नुकसान से पूरी तरह सुरक्षित। तारांकन तारांकन, एक घातक चूक और तेंदुए का पलटवार। तारांकन तारांकन, लीमोइंग और फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। अंत में लीमोइंग ने उसके दिल को आर पार चीर दिया था और वह तुरंत मृत होकर गिर पड़ा था। उस क्षण लीमोइंग के सभी विचार लावण्या राठौर पर केंद्रित थे। उसे लगा था कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है और वह पूरी रात चिंतित रहा था। वह उसकी सुरक्षा की पुष्टि करना चाहता था और साथ ही इस लड़की को अपने प्यार का एहसास भी कराना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा जांच नहीं की कि फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड सच में मर गया था या नहीं। उसकी तलवारबाजी हमेशा सटीक रही थी, बिना कोई गलती किए। हालांकि इस फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड के दिल की स्थिति दूसरों से अलग थी। इसका दिल दाईं ओर झुका हुआ था, इसलिए भले ही लीमोइंग ने इसके शरीर को आर पार चीर दिया था, लेकिन वह महत्वपूर्ण अंग चूक गया था। वह बेहोश हो गया था लेकिन मरा नहीं था। उसके बाद जब लीमोइंग और लावण्या राठौर ने आर्मामेंट रिफाइनिंग हॉल अस्त्र निर्माण कक्ष में प्रवेश किया और भट्टी खोलने में काफ़ी समय बिताया, तो एमेथिस्ट लाइट स्वॉर्ड को लेकर हुई बहस ने एक हंगामा खड़ा कर दिया। इसी समय फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड, जिसे सामने के हॉल में बाहर छोड़ दिया गया था, वह धीरे धीरे जाग रहा था। वह दरवाजे के पीछे छिप गया और उनके दोबारा बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब वे बेखबर थे तो उसने पीछे से छिपकर हमला कर दिया। यह एक चतुर तेंदुआ था। ये जानता था कि लावण्या राठौर कमज़ोर थी और उसने पहले उस पर हमला करने का प्रयास किया, उसके बाद दूसरे पर। यह साबित हो गया था कि उसकी पसंद सही थी। लावण्या राठौर ने वास्तव में इस 7वें स्तर के जादुई जानवर की प्रोफाउंड एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं दिया था। लीमोइंग की पहली प्रवृत्ति उसे इसके हमले से बचाने के लिए ढाल के रूप में अपने शरीर का उपयोग करने की थी। तारांकन तारांकन, लीमोइंग का अंतिम प्रहार और लावण्या के आंसू। तारांकन तारांकन, अपने लक्ष्य पर वार करते ही फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड ने एक जोरदार चीख निकाली। लीमोइंग के प्रति उसकी नफरत बेहद अधिक थी। अब जब उसने उसे घायल कर दिया था तो उसे असाधारण महसूस हुआ, जैसे कि वह अब अपना बदला ले सकता है। फ्लोइंग क्लाउड फायर लेपर्ड इस अवसर का उपयोग लीमोइंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए करना चाहता था।
इस बिंदु पर उसने देखा कि ली मोइंग मुड़ा और बिजली की एक चमक उसकी ओर तेजी से आई। वह बिजली के झटके की चपेट में आ गया और भुनकर खाक हो गया। तुरंत वह भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बार वह आखिरकार मर चुका था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ली मोइंग भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपने अंतिम प्रहार के बाद, जैसे कि उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो, वह लावण्या राठौर की दिशा में गिर पड़ा। वह उसे पकड़ने के लिए आनन फानन में आगे दौड़ी और उसके हाथ तुरंत उसके खून से सन गए। इससे वह घबरा गई। ली मोइंग, तुम। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसने बात करने की कोशिश की लेकिन उसके चेहरे से आंसू बहते रहे। उसे सच में यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह खतरे में पड़ेगी तो इस आदमी की पहली प्रतिक्रिया उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की होगी, बिना किसी और विचार के। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था और ज़्यादा से ज़्यादा वे एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने से जानते थे। वह लगातार उसे लुभाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसने बार बार उसे ठुकरा दिया था। सच कहूं तो वह उसके लिए कोई नहीं थी। अगर ली मोइंग ने खुद को उस पर नहीं फेंका होता, ढाल नहीं बनाया होता, तो शायद वह गंभीर रूप से घायल हो जाती या शायद मर भी जाती। लेकिन वह निश्चित रूप से इस हद तक घायल नहीं होता। आखिर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या तुम घायल हो? ली मोइंग के मौत जैसे सफ़ेद पड़े होंठों ने मुश्किल से ये शब्द कहे।